नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका नाम बताने से पहले मैं उनके बारे में और उनकी पार्टी के बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। 2022 कितनी दूर है ये हम सबको पता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पारा है वो इस हाई वोल्टेज ड्रामे की तरफ जा रहा है, जहां पर लगातार इस पारे का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। अहम बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अहम इसलिए भी हो गया है क्योंकि जो छोटे राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अगर हमारा साथ नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना सकता भैया। और उन्हीं में से एक पार्टी है निषाद समाज पार्टी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सक्लूसिव। वो उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी रणनीति क्या है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं संजय निषाद जी वो हैं जो लगातार दूसरी पार्टियों को हंस हंस कर ब्लैकमेल कर देते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाती हैं कि भैया इनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो आइए जोड़ते हैं संजय निषाद जी को। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपके टीवी चैनल को। संजय जी, सबसे पहले तो आपकी मुस्कान बड़ी अच्छी है और मैं आपकी मुस्कान के बारे में ही पूछूंगा कि आप हंस हंस कर दूसरे को ब्लैकमेल कर जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातें जो है वो मनवा लेते हैं। इस बार 22 में बातें बनेंगी कि नहीं बनेंगी? देखिए, समय का कारण है कि समाज हमारा जो है अब बाहर आ गया और समझ गया है कि हमको क्या करना चाहिए। 70 साल से सभी लोगों ने कहा कुछ और किया कुछ हाँ। और जिसने ऐसा किया, सपा ने कहा ऐसा उल्टा किया, बसपा ने कहा ऐसा किया और कांग्रेस ने भी कहा ऐसा करेंगे और ऐसा किया। हाँ। जिसने जिसने भी इनको धोखा किया वो धोखा खा गया। अच्छा। हंस इसलिए रहा हूं कि मेरा समाज इस समय हमारा साथ दे रहा है, हम्म। हमें उम्मीद से ज्यादा साथ दे रहा हम्म। है। और 70 साल से पिछली सरकारों ने हमारी आवाज को दबाया था। हम्म। किसी मंत्री विधायक को बोलने नहीं देते थे। एक बार माननीय दिसंबर जी मंत्री थे बसपा की सरकार में और वो हमारे समाज के लिए एक ज्ञापन दे दिया कि हम्म। हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। हम्म। लेकिन उनकी बसपा का जिलाध्यक्ष जो था उसने फोन किया बहन जी को, हाँ। तो उनका मंत्रालय भी खत्म हो गया, पद भी खत्म हो, गाड़ी वापस आ गई। जी। आज कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं और समाज की एकजुटता की देन है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर इनके समस्याओं के समाधान के लिए हम्म। एक करके बहस करके और जो भी इसमें त्रुटियां हैं, जो पिछली सरकारों ने जटिलता पैदा की थी उसे खत्म करने के लिए बात शुरू किया। हम्म। अगर घंटों किसी समाज के लिए वार्ता होता हो राजनीति में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और समाज का हक हिस्सा भी मिलने की उम्मीद बन जाती है। निर्णायक तौर पर अच्छा अच्छा। इनकी निर्णायक तौर पर इनका जो समस्या का समाधान। संजय जी, ये तो बात हो गई पुराने साथियों की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुराने साथी बेवफा निकल गए और लगभग सब निकल भी गए। लेकिन अब नए साथियों की अगर बात करी जाए तो आपके जो दिल्ली वाले साथी हैं और उत्तर प्रदेश वाले साथी हैं, उनसे बातचीत क्या है, कैसी बन रही है? क्योंकि कहीं कहीं ना अटकलें ये भी लगाई जाती हैं कि आप उनसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाराज हैं। सुनने में आता है कि आप चाहते हैं कि जब सरकार बने तो आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो डिप्टी सीएम क्यों, हम तो चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने और पिछड़े समाज को और बढ़ाया जा सके। तो ये सारा जो चीजें चल रही हैं, जो आपके दिल्ली वाले और यूपी वाले साथी हैं, उनसे बातें बन रही हैं या नहीं बन रही है, या फिर कुछ और 2022 में देखने को मिलेगा? भाई, रही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज 2 महीना पहले बैठक हुई जी। और उसमें तय हुआ था, उनसे मैंने कहा कि आप ही का जो वीडियो है, हम्म। आप ही ने, जब आप एमपी, हम एमपी थे, मैं नेता नहीं था, मैं डॉक्टर था, हम्म। उससे पहले आप सदन से, सड़क से लेकर सदन तक इनके आरक्षण के मुद्दे की वकालत कर चुके हैं। हम्म। अब वो समाज कहता भाई आप पावर में आ गए दिल्ली और उत्तर प्रदेश, अब हम्म। कितना समय लगेगा इनका? खाली एक लाइन है कि हाँ। राष्ट्रपति ने लिख रखा है मझवार केवट मल्लाह में गिनती कर दो, केवट मल्लाह को मझवार में। हम्म। और कोई सरनेम लगाए तो दलित भाई के, अगर चमार भाई को मिलता है हम्म। कोई सरनेम लगा दे चाहे न लगाए, हाँ। पासी भाई के कोई सरनेम लगाए चाहे लगा दे, हम्म। चाहे वो दोहरे लगा दे चाहे रावत लगा दे, हम्म। इनको चाहे उत्तरा देखना मोची अहिरवार गहरवार दोहरे पूरी लगा दे, धोबी में रजक बरेठा कोई भी लगा दे, हम्म। उनको प्रमाण पत्र मिलता है। हम्म। अगर मझवार का बेटा केवट मल्ला सुहानी सरनेम लगा दे, उसे प्रमाण पत्र न मिले तो दोषी है। तो उनको उन्होंने कहा भाई नहीं, जल्दी इस पर बैठक किया जाए। हम्म। बैठक करा दिया उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से। तो कानूनविद जो है उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता है, हम्म। उन्होंने एक रिपोर्ट लगा दिया कि भाई इनका मझवार का
सर्टिफिकेट देने में कोई अड़चन नहीं, चाहे वो कोई भी टाइटल लगाए, जैसे सब लोग टाइटल लगाते हैं। हाँ और राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2012 को हमें निकाल रखा है। जी। ये सपा के समय निकले हुए 31/12/2016 को 5 दिन रह गया था तब निकाले, और निकाला कि भैया पिछड़े नहीं है, अनुसूचित हैं, ये पावर है राज्यपाल को। ये पिछली सरकार ने गलत शासनादेश जारी कर दिया कि केवट मल्लाह को मत दे दो अनुसूचित जाति का। ये हो नहीं सकता, ये गलत शासनादेश वापस हो जाए और हमारा मझवार का सर्टिफिकेट जारी हो जाए। इस पे बैठक हो गई। देर हो रहा है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली दरबार ने भी कह दिया भाई आपकी समस्या समाधान लो, और रहा वो ताल घाट नदी छीनने का, वो भी वापस करने का समिति बन गई है। मुकदमे वापसी के लिए है। हमने कहा भाई मुकदमे वापसी नहीं होंगे तो 100 लड़के हमारे जो कार्यकर्ता फंसे हैं, तो अगर वो मुकदमे रहेंगे तो कैसे आपका प्रचार करने जाएंगे? अच्छा, ये लोग अपने ना संजय जी, ये लोग अपने मुकदमे वापस कर लेते हैं, लेकिन आप लोग के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये भी नाराजगी है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में इसका रोष तो है ही है कि भाई वादा किया था मुकदमे वापस हो जाएंगे, और फाइल लगी है, अब उस पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको जवाब देना है। अगर मैंने बताया कि अगर 2022 में हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जो हमारे कैडर है 100 जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, अगर वो मुकदमे में फंसे रहेंगे और कैसे आपके प्रचार करेंगे? उनका मुकदमा जल्दी से वापस कर दिए, और उनके गलती से जो अधिकारी है गैंगस्टर लगाए उसको वापस करके जल्दी से मुक्त कराएं। कोई सहमति नहीं बनी? नहीं, सहमति बनी। जो दिल्ली गए थे उन्होंने कहा काम आपका हो रहा, जल्दी हो रहा, लेकिन अब बहुत जल्दी होना चाहिए। हम कहते जैसे सभी पार्टियां अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को सहेज रहे हैं, वोटरों को जगा रहे हैं, तो उसी तरीके से निषाद पार्टी भी निकली हुई है आरक्षण रथ यात्रा के बहाने। अपने वोटर को हम जगाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को सहेजेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। कल मैंने देखा लखनऊ में आप लोग बड़ा एकदम शक्ति प्रदर्शन टाइप का कर रहे थे, और बहुत से कार्यकर्ता आप जुड़े हुए थे, वहां पर आप भी मौजूद थे। अच्छा, इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो मुद्दे भटक रहे हैं। निषाद पार्टी के बारे में कोई नहीं पूछ रहा ना, सुनिए सर, ओबीसी के बारे में कोई नहीं कह रहा है, एससी के बारे में कोई नहीं कुछ कह रहा है। कह क्या रहा है? तालिबान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदू। तो इस बार भी चुनाव इसी तरह निकलेगा या आप अपनी बात मनवा के रहेंगे? देखिए, ये हमारे जो वोटर है 18%, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धेवर, रैकवार, बातम, सुरैया, कुंवर, चाई, ये अधिकारी बटे थे आपस में। आज पिछड़ी जातियां भी इनके साथ तेली बढ़ई, लोहार, कहार, पाल, गड़ेरी, केवट है, और लोग ये जितनी जातियां इनके इर्द गिर्द रहती हैं, ये सारे लोग संविधान की सूची में सूचीबद्ध है, राष्ट्रपति से नोटिफिकेटेड है। ये राजनीतिक रूप से बेहोश थे। डॉक्टर संजय ने 13 किताबें लिखी। भारत का असली मालिक कौन, आरक्षण के हकदार सबसे पहले वो लोग, निषाद राज महाराज, निषादों का इतिहास, ये गौरव जो हमारा फूलन देवी हैं एकलव्य पर, ये मैंने 13 किताबें लिखा। भारतीय संस्कृति का प्राचीन इतिहास, निषाद संस्कृति, ये 13 किताबें लिखकर जो जगाया इन्हें, तो ये राजनीतिक रूप से बेहोश थे, अब होश में आ गए। और जैसे होश में आ गए, जोश में आ गए हैं। और जोश की देन थी कि कल वो जो आरक्षण रैली में लखनऊ में ये लोग जोश के साथ आए, और इसी जोश के साथ 2022 में मैंने इन्हें कहा पॉलिटिकल फाइटर तैयार करो। 70 सीटें जो 1 लाख वोट हमारा है, 70,000 से 1 लाख वोट है, उसपे हर बूथ पर अपने 20 यूथ तैयार करो, और वो पॉलिटिकल फाइटर हमारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने सूची भी दे दी है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई 160 सीट हम आपको जिता के देंगे। 70 सीटों पर हमारे पॉलिटिकल फाइटर तैयार हैं, और वो बूथ गठन करके फिट कर रहे हैं, और हमारी सेना इस बार बूथ पर अपने डंडे झंडे के साथ रहेगी, अपनी विचारधारा के साथ रहेगी। अच्छा संजय जी, आपने लगभग सभी के साथ मैच खेला है, सबको देखा है, बसपा या सपा या फिर हम बीजेपी की बात करें, बेहतर नेता आप किसको मानते हैं? अगर हम आपसे पूछा जाए तो क्या मायावती आपको बेहतर लगती हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव बेहतर लगते हैं, या मौजूदा जो खिलाड़ी आपके साथ खेल रहे हैं, जिनके साथ आप टीम में शामिल होना चाहते हैं, योगी जी या फिर केंद्र में मोदी जी, कौन बेहतर लगता है? और क्या अनुमान लगाया जाए कि 2022 में संजय निषाद किसके साथ क्रिकेट पिच पे उतरेंगे? क्योंकि बातें तो अभी तक आपने कहा कि हमारी लगभग सबसे चल रही हैं, और बातें लेकिन बनी भी कहीं नहीं है, तो हम उम्मीद किसके साथ लगाएं कि निषाद या संजय निषाद वहां जाएंगे या वहां नहीं जाएंगे? ठीक है, हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। मैंने प्रतिबद्धता जता दी है, और मैंने अपने अटूट बंधन को बता दिया, लेकिन मैंने उनसे बता दिया अगर संजय जी वो बात नहीं माने तो, अगर वो सीट वाली बात नहीं बनी तब? नहीं, सीट नहीं, हमें जीत चाहिए, और हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दा हल होने लायक है, और मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आरक्षण एजेंडा है,
बहन जी ने जो छीना था रोजी रोटी इनका देना एजेंडा है, हमारे मुकदमे वापस करने एजेंडा, सुरक्षा देना, न्याय देना एजेंडा है, ये उनका एजेंडा था, मेरा समाज का मुद्दा है। तो अपने एजेंडे को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। रही बात कि कौन नेता सही है, कौन अच्छा है, तो सारे नेता अच्छे थे, हमारे लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस की सरकार बनाई, सपा की बनाई, अखिलेश जी की बनाई, सबने उनके ऊपर अपनी प्रतिबद्धता, अपने आशीर्वाद को दिया। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद खाली चंगू मंगू का काम किया और फिर जनता दूर हो गई। तो अच्छा, अच्छा कैसे अच्छा तो माना था। ये सपा वाले भी इसी तरह आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व दोनों इस मुद्दे को 2 साल से मैं इनके साथ हूं। 6 महीने सरकार में बड़े बड़े मुद्दे थे, धारा 370 मंदिर था, लेकिन 1.5 साल से कोरोना हो गया। कोरोना जैसे खत्म हो गया, बैठकों का दौर मैंने दिल्ली से लखनऊ तक शुरू कर दिया हूं। आज जब बैठक होती है, विचार मंथन होता, तो उस पर काम भी हो जाता, निर्णय भी हो जाता। हाँ, तो बात तो लगभग यहाँ भी नहीं बन रही, मतलब नहीं बन रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बनती नहीं तो बार बार बैठक क्यों होती। जी, और लास्ट में हो गया कि भाई कितनी सीटें आप अपने सिंबल से जीत सकते हो। जी, उन्होंने कह दिया कि आपका मुद्दा हल हो रहा है, जल्दी आपको मिल जाएगा। हाँ, तैयार हो गया सब कुछ। अच्छा, दूसरा, कितनी सीटें अपनी सिंबल से हम जीत सकते हैं, इसीलिए रथ यात्रा लेके निकले हैं कि कौन सा विधानसभा, कौन सा जिला, कौन सा क्षेत्र हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे संगठन भी मजबूत है। अभी हम लोग 7 साल से सताए जा रहे थे, 7 साल से हम पार्टी खड़ा किए हैं। 7 साल में मैंने 70 साल के गड्ढे को बांट कर ऊपर आया हूँ। तो अभी हम लोग खड़ा हो रहे हैं, अभी नई पार्टी है। तो हम इस बात को घूम के प्रदेश भर में देखेंगे इस रथ यात्रा के माध्यम से कि 10 लाख लोग 15 सितंबर 2016 को रमा देवी पार्क में आए थे। और पिछली सरकारों ने हमारे उस शक्ति को दबाने का प्रयास किया है। अगर वो गलती वर्तमान सरकार इस शक्ति को दबाने में करेगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये सपा वाले संजय जी, सपा वाले कहा करते हैं कि आपसे ज्यादा निषाद वोटर उनके पास हैं, नुकसान पहुंचा देंगे। अब वो 15 अक्टूबर को हम लोग रमा देवी पार्क में कई लाख, पूरे कम से कम 25 लाख के आसपास आएंगे। उसके अब पता चल जाएगा कि वोटर किसके साथ है। सपा के साथ कैसे वोटर रहेंगे, समाजवादी पार्टी ने निषादों के साथ क्या किया। इनके आरक्षण का मुद्दा जब उठता है सदन में तो उनके सांसद भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील होता कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाए, तो केंद्र कहता भाई ये तय करने का काम राज्य का है, और इनकी सरकार होती है, एफिडेविट दे देते हैं कि भैया ये 17 पिछड़ी जात अनुसूचित जाति के हकदार नहीं है। तो ऊपर तो कहते हैं अनुसूचित देंगे और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देते हैं नहीं देना है। और फूलन देवी इनकी नेता थी, तो फूलन देवी की हत्या जब हुई तो उसकी अरबों की प्रॉपर्टी जो थी उसकी माँ को मिलना चाहिए ना, तो उसकी बहन को मिलना चाहिए। और जो हड़पा हुआ आदमी है वो सपा के संरक्षण में है, और फूलन देवी दिल जन में मौजूद है पूरे प्रदेश में। तो जो उसकी प्रॉपर्टी हड़पा हो उसे सपा संरक्षण देती हो, तो कैसे इनकी सरकार बनी, कैसे इनके साथ समाज रहेगा। माना जाए कि संजय निषाद सबसे ज्यादा पावर में है और सबसे ज्यादा वोटर उन्हीं के पास है। देखिए हमारे पास, देखो मेरा समाज बेहोश था, मैंने प्रोग्राम बनाए, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। कहा जाता पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। निषाद राज की सेना राम को मिली थी और राम ने श्रीलंका पर निषाद राज की सेना से विजय प्राप्त की। हमारी सेना की सेनापति कांग्रेस थी, इन्हें बर्बाद कर दिया। सेनापति सपा बसपा थी, हमारा वोट लेके सेना का वोट ले लिया और नौकरी अपने लोगों को दे दिया। एक थाने में 15 दरोगा, 5 हाथी, 5 साइकिल होंगे, 5 वर्तमान होंगे, इनका तो सिपाही नहीं है, हर विभाग में ही है। तो हमने, इन लोगों ने अब डॉक्टर संजय को अपना सेनापति मान लिया है। एक प्रोग्राम मैंने बनाया है कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है और वोटर को होश में लाना है, उसे पढ़ाना है और सही जगह 2022 में वोट डलवाना है। इसके लिए हमारे पास कई हजार पॉलिटिकल फाइटर तैयार हैं। इन लोगों ने हमें लाइटर बना दिया था, हमें खाना दे देते हैं, 5 चीजें खिलाते हैं, इनको आटा मीट खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, मतलब इन्हें खाना देंगे, खजाना नहीं देंगे। अच्छा। इन्हें शौचालय दे देंगे। अच्छा। सचिवालय में नहीं भेजेंगे। अच्छा संजय, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इनका आरक्षण चाहिए। संजय जी, अभी कुछ दिनों पहले मैं पेपर पढ़ रहा था तो वहां पर एक हेडलाइन बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। उसमें कुछ गुंडे उंडे जैसी चीजें लिखी थी कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। देखो जैसे जैसे हमारे समाज में कोई नेता आया, फूलन देवी, जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल से,
उनको तो धरती से साफ करा दिया गया। मैं तो जिंदा हूँ। हाँ। ये षड्यंत्रकारी हैं। एसी में रहकर, मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब की माँ के कोख से पैदा हूँ, उनके लिए पैदा हुआ हूँ जिनके लिए खाना नहीं है, एक टाइम का खाना नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास घर नहीं है। तो एसी में बैठने वाले जो कलम चला रहे हैं, हाँ। जो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, कभी उनके लिए भी तो कलम चला दें। हाँ। डॉक्टर संजय के ये सारे कुछ जो मीडिया है, ये मानता हूं कि मीडिया से जनमत मिलता है, लेकिन मीडिया का भी धर्म बनता है कि जो 70 साल से इस समाज का हक लूट रहे हैं, पिछली सरकारों ने जो डाका डाली इनके नौकरी पर, इनके हिस्से पर, इनके खाने पर, इनके रोटी कपड़े पर, उनके लिए भी तो चला दे। मैं तो यही चाहता हूं कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो हमारे रथ यात्रा में शामिल हो जाएं और गांव की स्थिति को भी लिखे ना अखबार में, और गांव की स्थिति को लिखे टीवी चैनल पर देखा है। और झूठा कलम चलाकर किसी नेता को बदनाम करना, मेरा समाज सब समझ गया है। आज के दिन में मेरा समाज खुद, पैसा चाहिए पार्टी को और पार्टी पैसे से चलती है, लेकिन मेरे समाज के लोग एक एक रुपए, एक नोट और एक वोट दे रहे हैं। कैसे पार्टी चलती अच्छा, है वो चला कर दिखाएं। ये कुछ और पार्टियां जो हैं छोटी छोटी उत्तर प्रदेश में बड़ी सक्रिय हो गई। आपके साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और इसके अलावा ये चंद्रशेखर रावण, ये भी आ गए हैं। तो इससे नहीं लग रहा कि कुछ डैमेज हो जाएगा? और ओम प्रकाश राजभर जी का क्या है, वो आपके साथ आएंगे, कहीं और जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ बताते ही नहीं है सब। तो भाई जी हमारे साथ आएंगे, जाएंगे कहाँ? बीजेपी वो तो सब दरवाजा देख लिया है। वो आएंगे, मेरे साथ रहेंगे, और मेरे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, क्योंकि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। उनका भी आरक्षण का मुद्दा, मेरा भी मुद्दा है। हमारे लोगों ने देश को आजाद कराया है और संविधान बनवाया। संविधान बनते वक्त हम लोग 5 साल 16 दिन गुलाम थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा ताकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा बदमाश का बेटा बदमाश, ये मछुआरे बदमाश है, राजभर बदमाश है। अच्छा। हम लोगों को जेल में बंद करके पहला चुनाव हो गया, संविधान पर कब्जा कर लिया और संविधान के मलाई खा रहे हैं। आज के दिन में ये सारे जो पिछड़ी जातियां हैं, हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर दिल्ली उत्तर प्रदेश में हम लोग इनके लिए कलम चलवाकर हिस्सा दिलाने का काम करें। अच्छा संजय जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, समय आपके पास भी कम है। मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि अगर 22 में चुनाव होते हैं और आपके सपोर्ट से सरकार बनती है, तो महज सीटों के लिए ही आपने कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन अपना तैयार किया हुआ है, या फिर सत्ता में आने के बाद भी कुछ ऐसा आप चाहते हैं कि हमें वो चीज, हमें हमारा हक मिलना चाहिए जो लंबे समय से नहीं मिला था? कोई मंत्री बनने की आशा या कुछ ऐसा डिप्टी सीएम बनने की आशा, चुनाव से पहले भी और चुनाव बाद भी? देखिए, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। अच्छा। जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का हल नहीं, वो निर्बल होते हैं। हमारे मुद्दे हैं। एक 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर संकल्प किया कि कांशीराम 3 लोगों के साथ कसम खाए थे, 4 बार सत्ता में आए और कलम चलाकर अपने समाज के, उनकी माँ के कोख से हरवाह पैदा होते थे, अब हाकिम पैदा होते हैं। उसी संविधान में लिखा है कि केवट मल्लाह का बेटा मझवार का सर्टिफिकेट पाएगा, वो भी आरक्षण का हिस्सा पाएगा और हाकिम बन जाएगा और लाल पैदा होगा। 2022 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हमने उम्मीद रखी है कि जो सत्ता है, जो हमारा जो आरक्षण है, मुद्दा है, वो पहले हल हो जाए। प्रस्ताव पारित हुआ कि अगर मेरे मुद्दे को हल कर देती है तो सीट कुछ भी दे देगी, सम्मानजनक, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे। अभी जो अगला यहाँ रमा देवी पार्क में रैला होगा 15 अक्टूबर को, उसमें मेरा समाज तय करेगा। 15 अक्टूबर हमारे लोगों ने तय कर रखा है कि अब हमारे को अब इतना देर नहीं इंतजार करना है, समाज जो तय करेगा मजबूरन डॉक्टर साहब उनके साथ रहेंगे। रही बात सत्ता में, तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना रखा है, कई दर्जन मुख्यमंत्रियों को पिछड़ी जातियों को बना रखा है। वो कुछ भी बना सकती है, डॉक्टर संजय को भी कुछ बना सकती है। रही बात जो पार्टी, जो समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं ले सकता, वो समाज को कुछ नहीं दे सकता है। निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में हम लोग सरकार बनाएंगे और अपने समाज की हिस्सेदारी के मुताबिक 18% जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से हम अपने समाज का टिकट भी, मतलब सीट भी लेंगे, तो सत्ता में भागीदारी भी लेंगे, बजट में भी भागीदारी लेंगे और समाज के हिस्से को दिलाने का भी काम करेंगे। चलिए संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपनी जो बातें आपने रखी है, इसके अलावा बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले 2022 के चुनाव के लिए कि आपने जो रणनीतियां बनाई हैं उन रणनीतियों पर आप सफल हुए, और हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले दिनों में हमें ऐसा देखने को भी मिलेगा, जो तैयारियां आपने की वो तैयारियां पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिस तरह से पूर्वांचल में निषाद वोटर जो है वो बहुत ही अहम है,
और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उस विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो ये जो ओबीसी वोट बैंक है, ये पहले समाजवादी पार्टी के साथ रहा था और रहता आया था। लेकिन इस बार जो रणनीतियां तय की गई हैं या जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, पार्टियां अलग हुई हैं, तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं एक नए धरे की तरफ चला जाएगा। और अगर जाता है तो वो किसकी तरफ जाता है, इस पर भी अभी सवाल बना हुआ है। निषाद समाज पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल में है, तो ये देखना होगा कि संजय निषाद ने जो रणनीतियां तय करी हुई हैं, हालांकि इनकी नाराजगी रहती है, ये कभी कभी नाराज रहते हैं, लेकिन इनको मना लिया जाता है या ये खुद मान जाते हैं। ये देखना अहम है कि आने वाले दिनों में ये किसके साथ जाएंगे, सरकार कहां बनाएंगे, किसकी कुर्सी पे काबिज होंगे, ये सब देखना होगा। लेकिन जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं उससे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर बात जरूर हो रही है जो निषाद पार्टी चाहती थी, और वो था मछुआरे का। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में निषाद पार्टी कितना कामयाब होती है। तो आज के अंक में इतना ही। मैं दीजिए नमस्कार।